क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉल्व करना है हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को x e पावर x स्क्वायर प्लस y dx इज इक्वल टू y dy। तो हमने इसको सॉल्व करना है। क्या ये सेपरेबल है? dy dx इस दफ़ा पहले से न्यूमरेटर में है, यहाँ y मौजूद है, यहाँ x और y वाली दोनों टर्म्स मौजूद हैं और दरमियान में प्लस आ रहा है, फैक्टराइजेशन नहीं हुई हुई। अगर तो इस पार्ट की फैक्टराइजेशन हो सकती है, x और y सम से चेंज होकर मल्टीपल में आ सकते हैं, तो फिर ये सेपरेबल है और हम सेपरेबल वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये पावर में जो सम के अंदर मौजूद हैं सेपरेट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? हमें याद है a की पावर m इंटू a पावर n हो, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसी तरह से अगर पावर्स ऐड हैं, बेस सेम है तो अलग अलग हो जाएंगी। यहाँ पे इनको अलग अलग कर लेते हैं, x e x स्क्वायर और e y dx। अब लेफ्ट साइड पे x और y वाले फैक्टर्स हैं, x और y वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, x और y की एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऐड नहीं हो रही। ये सारी x वाले फैक्टर है, ये y वाला। अब ये वेरिएबल सेपरेबल है, सारे x एक तरफ होने चाहिए, सारे y दूसरी तरफ होने चाहिए। ये वाला y जो है ये राइट पर ले जाते हैं, लेफ्ट पे x e x स्क्वायर dx रह गया और राइट साइड पे y ओवर e y dy। वेरिएबल सेपरेट हो गए, सारे x इकट्ठे हो गए, सारे y इकट्ठे हो गए। वेरिएबल सेपरेबल में शुरू में नहीं थी, हमने थोड़ी सी मेहनत करके वेरिएबल सेपरेबल शक्ल बना ली, वेरिएबल को सेपरेट भी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है इंटीग्रेशन की जाए जी। इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड पे x और e x स्क्वायर dx और राइट साइड पे डिनोमिनेटर वाले e y को न्यूमरेटर में लिख लें, e माइनस y हो गया dy। इंटीग्रेशन करनी है, तरीका सोचें। लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ, ई एक्स स्क्वायर और एक्स डी एक्स लिख रहा हूँ और मेथड ये इस्तेमाल करने लगा हूँ कि जब भी किसी एक पार्ट का डेरिवेटिव डी एक्स के साथ मल्टीपल में मौजूद हो, एक्स स्क्वायर इस रकम में एक पार्ट है, इसका डेरिवेटिव लें, 2x बनता है, वो यहाँ dx के साथ मौजूद है। आप सोच रहे होंगे 2x तो नहीं है, सिर्फ x है, कोई मसला नहीं है। कांस्टेंट के मल्टीपल का फ़र्क हो तो वो तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पूरा कर सकते हैं। ये एक पार्ट है जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मौजूद है। ऐसी सूरत में जिस पार्ट का डेरिवेटिव होता है उस पार्ट को एक नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। मैंने x स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर लिया t। डिफरेंशियल लें, x स्क्वायर का डिफरेंशियल लेंगे तो वो बनेगा डेरिवेटिव 2x और dx। डिफरेंशियल में पहले डेरिवेटिव लेते हैं, फिर जिस वेरिएबल का फंक्शन हो उस वेरिएबल का d लिखते हैं। राइट साइड पे डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से 1, राइट साइड पे भी डिफरेंशियल ही लेना है। डिफरेंशियल के लिए t का डेरिवेटिव 1 और वेरिएबल t है तो dt। 2x dx आ गया dt के इक्वल, जबकि रकम में x dx है, ये 2 उधर ले जाएं डिवाइड हो जाएगा, x dx आ गया dt ओवर 2। राइट साइड के साथ क्या करेंगे अभी बाद में सोच लेते हैं, पहले ज़रा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसको लेफ्ट साइड पे इंटीग्रल e x स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख लिया, t, x dx की जगह dt बाई 2। राइट साइड को फिलहाल मैंने ऐसे ही रहने दिया है, y e माइनस y और dy। अभी सोचते हैं कि राइट साइड की इंटीग्रेशन कैसे की जाए। लेफ्ट साइड पे 1/2 इंटीग्रल से बाहर और e के इंटीग्रल का फार्मूला e ही होता है। 1/2 बाहर आ गया, e की t का इंटीग्रल e t हो गया। राइट साइड पे y e माइनस y dy और मैं राइट साइड पे करने लगा हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। याद है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये है कि अगर आपके पास u और v दो के प्रोडक्ट का इंटीग्रल मालूम करना है, आपको प्रोडक्ट का डायरेक्ट फार्मूला नहीं मालूम, दोनों में से कम किसी एक का इंटीग्रल मालूम है। फ़र्ज़ करें आपको u का इंटीग्रल मालूम है,
तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए फर्स्ट टर्म में भी u का इंटीग्रल लेंगे, सेकंड टर्म में भी u का इंटीग्रल लेंगे। अगर u का इंटीग्रल आपको मालूम था, v एज इट इज लिख लेंगे फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में v का डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड टर्म का एक इंटीग्रल और सॉल्व करेंगे और दरमियान में माइनस का साइन आएगा। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। अगर आपके पास दो प्रोडक्ट का इंटीग्रल है, दोनों के प्रोडक्ट से जो एक्सप्रेशन बन रही है उसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं आता, उन दो में से किसी एक का इंटीग्रल आपको आता है। फ़र्ज़ करें आपको u का इंटीग्रल आता है, तो u का इंटीग्रल लें फर्स्ट टर्म में भी, सेकंड टर्म में भी, और जो दूसरा फैक्टर है जिसका इंटीग्रल नहीं लिया है उसको फर्स्ट टर्म में एज इट इज़, सेकंड टर्म में उसका डेरिवेटिव और दूसरे टर्म की एक इंटीग्रेशन मज़ीद करेंगे। इसी तरह से अगर आपको फ़र्ज़ करें v का आता है तो आप v का इंटीग्रल फर्स्ट टर्म में भी लिख लें, v का इंटीग्रल सेकंड टर्म में भी लिख लें। अब u का इंटीग्रल नहीं लिया है, u फर्स्ट टर्म में एज इट इज़, सेकंड टर्म में u का डेरिवेटिव, सेकंड टर्म का एक और इंटीग्रल और दरमियान में माइनस। तो अगर दो में से किसी एक का इंटीग्रल आपको आता हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऐसे कर लेते हैं। राइट साइड पे मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने लगा हूँ। इंटीग्रल मुझे दोनों का आता है, y का भी और e माइनस वाई का भी। जब दोनों का इंटीग्रल आता हो तो इंटीग्रल आपने किसी एक का लेना है। किसका लेंगे इंटीग्रल? y की पावर n या x की पावर n का नहीं लेंगे, इंटीग्रल लेंगे e माइनस वाई का। e माइनस वाई का इंटीग्रल फर्स्ट टर्म में भी, e माइनस वाई का इंटीग्रल सेकंड टर्म में भी। जिसका इंटीग्रल नहीं लिया वो फर्स्ट टर्म में एज इट इज, सेकंड टर्म में उस y का डेरिवेटिव, सेकंड टर्म का एक इंटीग्रल मजीद और माइनस का साइन। एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आना था, हमने यहाँ इंटीग्रेशन कर ली है तो यहाँ पे एक प्लस का c भी आ जाएगा जो इस एक्सप्रेशन में भी होगा। 1/2 ई टी वाई, e माइनस वाई का इंटीग्रल फार्मूला e का इंटीग्रल एज इट इज और फिर माइनस वाई के कोफिशिएंट से -1 से डिवाइड कर लिया। माइनस e माइनस वाई का इंटीग्रल e माइनस वाई ओवर -1, y का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव dy/dx नहीं लिखना, यहाँ y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से ही कैलकुलेट करना है, जो कि 1 बनेगा। dy प्लस एक c मौजूद है, c किस साइड पर लिखना है कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। पहली रकम की इंटीग्रेशन हो चुकी, माइनस वाई e माइनस वाई, दूसरी टर्म में माइनस माइनस प्लस हो गया, e माइनस वाई रह गया। अब एक ही फैक्टर है e माइनस वाई और e माइनस वाई का इंटीग्रल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या बना e माइनस वाई का इंटीग्रल? e माइनस वाई का इंटीग्रल e माइनस वाई ओवर y का कोफिशिएंट -1 से डिवाइड कर लिया, इंटीग्रेशन हल हो गई, आंसर आ गया। रकम में वेरिएबल कौन कौन से थे? x और y। हमारे आंसर में वेरिएबल कौन कौन से हैं? t और y। थोड़ी गड़बड़ है, अभी आंसर नहीं आया। क्या करना चाहिए? इस t को हमने खुद से लेकर आए थे x की जगह, इसे दोबारा x में चेंज करना चाहिए। तो इसमें पुट कर लेते हैं t की जगह दोबारा से x वाली वैल्यू x², 1/2 ex² इज इक्वल टू -y e माइनस वाई, इसको न्यूमिनेटर में लिख लें -ey प्लस c। यही हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। डिफरेंशियल्स dy/dx ख़त्म हो गए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया। ये हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। फ्रैक्शंस ख़त्म करनी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें, अदरवाइज एनफ है। ये हमारा सॉल्यूशन है। हम मैथमेटिकल मेथड्स बाय SM यूसुफ की एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व कर रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है? जिसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है और एक इनिशियल कंडीशन दी होती है। इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप हमारा इससे प्रीवियस लेक्चर देखें, उसमें हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया हुआ है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब ये है कि पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन मालूम किया जाए और उस जनरल सॉल्यूशन में आने वाले आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू इस कंडीशन की मदद से मालूम की जाए। इस कंडीशन में ब्रैकेट के अंदर
x है, ये x की वैल्यू है और राइट साइड पे y की वैल्यू है। लेकिन इसका यूज़ तो बाद में आएगा, पहला काम तो क्या है, इसको सॉल्व किया जाए। और हमने मेथड कौन सा सीखा है, सेपरेबल इक्वेशन का। क्या ये सेपरेबल है? इस साइड पे x और y वाले फैक्टर्स हैं, मल्टीपल्स में हैं x और y वाले फैक्टर्स, प्लस माइनस नहीं हो रहे हैं आपस में, सेपरेबल है। सारे x एक तरफ ले जाएं, सारे y एक तरफ ले जाएं। ये वाला y बस लेफ्ट पर ले आते हैं, 1 + 2y² ओवर y dy इज इक्वल टू cos x dx। वेरिएबल सेपरेट हो गए। वेरिएबल सेपरेट हो जाएं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसकी इंटीग्रेशन कर ली जाए। लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन करने के लिए मैं 1/y लिख लिया और 2y² ओवर y लिख लिया। और राइट साइड पर एक ही टर्म है cos x dx। लेफ्ट साइड पे दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगी, 1/y dy प्लस इसमें एक y कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, y dy और cos x dx। लेफ्ट साइड पे 1/y का इंटीग्रल log y आ गया, प्लस 2y का इंटीग्रल, फार्मूला यूज़ किया है पावर रूल, पावर एक बढ़ाई 2, 1 थी एक बढ़ाई तो 2, नई पावर 2 से डिवाइड कर लिया। राइट साइड पे cos x का इंटीग्रल, ये भी फार्मूला है, sin x आ गया और एक प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने फार्मूला यूज़ किया है एक cos x के इंटीग्रल का, sin x होता है, एक फार्मूला मैंने यूज़ किया है 1/x का log x होता है, और एक फार्मूला यूज़ किया है x की पावर n का के पावर 1 बढ़ा लें और नई पावर से डिवाइड कर लें। लेकिन ये फार्मूला एक बात याद रहे, n-1 ना हो तब यूज़ होता है। इंटीग्रल हल हो गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। इस जनरल सॉल्यूशन में हमने मालूम करनी है अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें ये कंडीशन दी हुई है। क्या गिवन है इसमें, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। इसमें पुट करते हैं, x की जगह 0 और y की जगह 1। y की जगह यहाँ 1 लिखा, log 1 का मॉडुलस प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 0 प्लस c। log 1 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 है, साइन 0 0 होता है, और मेरे पास c की वैल्यू आ गई 1। ये जो c की वैल्यू आपके पास 1 आ गई है, इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जनरल सॉल्यूशन से एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मालूम हो जाएगा। इस c की वैल्यू को 1 में पुट कर लिया तो log y का मॉडुलस प्लस y² इज इक्वल टू साइन x प्लस 1। यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। हम करने लगे हैं इस वक्त क्वेश्चन नंबर 13। कोशिश करते हैं सेपरेबल फॉर्म में चेंज कर लें। उसके लिए dx को न्यूमरेटर में होना चाहिए e की x से। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो ex प्लस ex dy बाई dx इक्वल्स टू x e माइनस y, और अगर dx से इसको मल्टीप्लाई कर लें ex dx प्लस ex dy और x e माइनस y dx, और अगर dx वाली टर्म्स इकट्ठी कर लें ex dy, ये राइट पर आ जाएगी, dx कॉमन आ जाएगा, राइट साइड पर x e माइनस y और माइनस ex हो जाएगा। और वेरिएबल सेपरेबल के लिए क्या शेप होनी चाहिए, वेरिएबल सेपरेबल के लिए dy के साथ जो रकमें हैं x और y वाली रकमों का आपस में प्रोडक्ट होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ x वाली रकम है, y वाली है ही नहीं, ठीक है। और dx के साथ जो रकम है, जो एक्सप्रेशन है, उसमें x और y वाली रकमों का प्रोडक्ट होना चाहिए। लेकिन ये e की पावर माइनस y जो है, ये फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रही, यानी ये सम की शेप में है। x और y को प्रोडक्ट की शेप में लाना पॉसिबल नहीं है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल नहीं है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल नहीं होती। अगर ये सेपरेबल नहीं है तो कैसे सॉल्व किया जाए।
बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल नहीं होती है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत से सेपरेबल बनाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर इसमें मैं e की x को राइट साइड पर ले जाऊं 1 + dy/dx, x e पावर -y और e पावर x डिवाइड हो जाएगा। अगर इस e पावर x को मैं न्यूमरेटर में लिख लूं तो ये बन जाएगा x e पावर -y और e पावर -x। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, e की पावर -x -y, और अगर पावर में माइनस कॉमन ले लिया जाए तो x + y। ज़रा गौर करें एक बात के ऊपर, और वो ये कि ये हमारे पास x + y है और ये x + y का डेरिवेटिव है। अगर मैं इस x + y का नाम फर्ज करें z रख लूं और इसको डिफरेंशिएट कर लूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लेने से लेफ्ट साइड पे हमारे पास बनेगा 1 + dy/dx और राइट साइड पर आ जाएगा dz/dx। अगर इस रकम में गिवन एक्सप्रेशन में गिवन इक्वेशन में अगर मैं 1 + dy/dx की जगह dz/dx लिख दूं और इस x + y की जगह z लिख दूं तो y वेरिएबल बीच में से एलिमिनेट हो जाएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल x और z आ जाएंगे। 1 + dy/dx की जगह dz/dx, राइट साइड ये वाला x और e की पावर में -x + y की जगह z, ez। वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन में z और x आ गए, y एलिमिनेट हो गया और x और z के रिस्पेक्ट से ये सेपरेबल है। ये दो फैक्टर्स हैं राइट साइड पे, एक में सिर्फ x है, एक में सिर्फ z है, मिक्स नहीं हो रहे, प्लस माइनस नहीं हो रहे, सेपरेबल है। इसको सेपरेबल वाले तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। सेपरेबल करने के लिए z वाली रकम को लेफ्ट पर ले आए, dx को राइट पर ले आए, सेपरेबल शेप दे लेते हैं। लेफ्ट साइड पे 1/e - z dz और राइट साइड पर x dx। बिल्कुल वेरिएबल सेपरेट हो गए, सारे z अलग हो गए, सारे x अलग हो गए। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, e - z को ऊपर लिख लें, ez हो गया, राइट साइड पे तो x dx ही, और आसान सी इंटीग्रेशन है। लेफ्ट साइड पे ez का इंटीग्रल ez ही आ गया, राइट साइड पे x का इंटीग्रल x²/2 और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई, सॉल्यूशन आ गया। थोड़ी सी गड़बड़ है, आंसर में हमारे पास z आ रहा है जबकि रकम में तो z नहीं था। इस z को दोबारा से x और y में चेंज कर लेते हैं, बाय 1 z की जगह x + y लिख लेते हैं, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा e पावर x + y = x²/2 + c। डेरिवेटिव्स खत्म हो गए, यही हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। आज का लेक्चर मैं इस कमेंट पर ख़त्म कर रहा हूँ कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल नहीं होती। बाज़ औक़ात थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करके, नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज किया जा सकता है और वेरिएबल्स को बाद में दोबारा से ओरिजिनल वेरिएबल्स में चेंज किया जा सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेपरेबल तो नहीं है लेकिन जिन्हें थोड़ी सी मेहनत के साथ, किसी सब्स्टिट्यूशन के साथ सेपरेबल इक्वेशन में चेंज किया जा सकता है। हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी सॉल्व की इस एक्सरसाइज में से, हमने इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। 9.2 एक्सरसाइज के बाकी सारे क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो सके तो कमेंट्स में लिखेंगे, उसको फिर मैं डिस्कस कर लूँगा आपके साथ।